हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलुका आईएएस। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम एक और इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक के साथ आए हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो इस वक्त अपने यूएस के दौरे पे थे, इंडिया वापस आते हुए वो इजिप्ट गए और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ का प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उनसे मुलाकात की है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, जिस जगह पे ये गए हैं उस जगह के बारे में बात की गई, जिस कम्युनिटी से ये मिले उस कम्युनिटी के बारे में ये न्यूज़ में क्यों है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इजिप्ट और इंडिया के रिलेशंस का क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। एक बार इजिप्ट का आप मैप देख लो पूरा, कि जो सबसे बड़ी नाइल नदी है वो इजिप्ट से गुजरती है और यही इसी के नाम पे सबसे बड़ा अवार्ड भी इजिप्ट में दिया जाता है, जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया है। इसके बगल में ही है रेड सी, बीच में सुएज कैनाल है और यहाँ है सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला आपसे एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि सिनाई पेनिनसुला क्या है, और एक इजराइल के भी ऐसे जो पोजीशन है उनके बारे में भी। ऊपर ये मेडिटेरेनियन सी है सिनाई और यहाँ रेड सी है, बीच में सुएज कैनाल है, यहीं से पानी होते हुए फिर नीचे तक जाता है। ठीक, न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया आते हुए वहां होते हुए फतह अल सीसी, जो ही हेल्ड टॉक्स विद द प्रेसिडेंट, मैंने प्राइम मिनिस्टर बोल दिया था, ही हेल्ड टॉक्स विद द प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी, उनसे जो बात हुई है और 26 सालों के बाद कोई इंडियन पीएम गया है। की हाइलाइट्स में इसकी एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो इसके बारे में बात की जा रही है, इंडियन यूनिट। क्योंकि पिछली बार जब रिपब्लिक डे पे ये फतेह अल सीसी इजिप्शियन प्रेसिडेंट इंडिया आए थे, तब एक इंडियन यूनिट की स्थापना हुई थी, जिसका स्पेसिफिक काम ये है कि वो इंडिया के साथ अपने टाइज को मैनेज करें, कि किस तरीके से ये टाइज बेहतर से बेहतर होते जाएं। और इस यूनिट को जो हेड करते हैं वो हैं प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। वो इन्हीं की चेयरमैनशिप में ये जो पूरा यूनिट है वो चलता है, यही इसके करता धरता है, यही इसको पूरी तरीके से देखते हैं। ठीक, और जो 2023 इस बार रिपब्लिक डे पे यही हमारे चीफ गेस्ट भी थे। ठीक, the India unit is headed by the Prime Minister of Egypt, Mustafa, and this is the first bilateral visit by an Indian Prime Minister to the country in 26 years. 26 सालों में पहली बार की है। He also met the members of the Indian diaspora and the Bohra community, बोहरा कम्युनिटी से और इंडियन डायस्पोरा से भी जाके मिले हैं। अभी हमने एक इंडियन डायस्पोरा के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर भी लिया था, बात भी की थी हमने उसमें कि किस तरीके से इंडियन डायस्पोरा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो यूएस में है। क्योंकि जो भी प्राइम मिनिस्टर, इवन इस वक्त जो हमारे ओपोजिशन के लीडर हैं राहुल गांधी, वो भी गए इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करने। उससे कुछ दिन बाद नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो भी गए। तो इंडियन डायस्पोरा का इतना सिग्निफिकेंस बढ़ता क्यों जा रहा है, हमने उसके बारे में बात की थी कि किस तरीके से यूएस में भले ही एक बहुत छोटा नंबर है इंडियंस का रहने वाला, लगभग 1% के आसपास, लेकिन उनकी जीडीपी का 6 से 7% इंडियंस कंट्रीब्यूट करते हैं। और सारे टेक कंपनीज जो हैं बड़ी बड़ी, उसके सीईओज भी इंडियंस ही हैं। खैर, तो वो डायस्पोरा से मिले और बोहरा कम्युनिटी से मिले। एंड बोहरा कम्युनिटी इन इंडिया ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फातिमा डायनेस्टी, and they have renovated the Al Hakim Mosque from the 90s onward। 1970s से जो अल हकीम मॉस्क है उसको भी इन लोगों ने रेनोवेट किया है, और अल हकीम मॉस्क को भी रेनोवेट करवा गया है बोहरा कम्युनिटी के द्वारा। अब अल हकीम मॉस्क के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो अल हकीम मॉस्क का सिग्निफिकेंट इस्लामिक रिलीजियस साइट 11th सेंचुरी, 11वीं शताब्दी से, लगभग मिडिवल टाइम से। इट इज सिचुएटेड इन कायरो इजिप्ट नियर खान अल खलील बाजार। ठीक है, तो खान अल खलील बाजार अगर स्पेसिफिकली मैच द फॉलोइंग में प्रीलिम्स में आ जाता है, कि कई बार ऐसे हुआ है कि कंट्रीज का नाम, कैपिटल्स का नाम पूछा गया है और उसके साइड में कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस या कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज का, तो उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि खान अल खलील आप याद रखो। इट इज ऑल्सो नोन एज अल हकीम बी अमर अल्लाह मॉस्क। ठीक है, ये शायद ना पूछे पर ये पूछ सकते हैं कि खान अल खलील बाजार का है। ही विजिट द Heliopolis War Cemetery, he मतलब the Prime Minister of India, to pay respects to Indian troops who gave their lives in the ultimate act of valor for Egypt during World War I। World War I के दौरान इंडियन जो सोल्जर्स थे वो इजिप्ट की तरफ से लड़ने गए थे, इजिप्ट और पैलेस्टीन। उस वक्त तो इसराइल बना नहीं था उस इलाके में, तो वहाँ पे पैलेस्टीन ही था पूरी तरीके से। इसराइल पैलेस्टीन के भी ऊपर एक लेक्चर है नाकबा कैटास्ट्रॉफ के नाम से, कि किस तरीके से 75 साल से जो सारी चीज़ें हुई हैं, तो जो जिस तरीके से उनको अपनी कम्युनिटी से, अपने रीजन से बाहर निकाला गया, तो उसके बारे में पूरा लेक्चर है, आप एक बार जाके उसे ज़रूर देखना। तो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान भी जो इजिप्ट के साइड से जाके इंडियंस लड़े थे, तो उन इंडियंस
कि जब मौत हो गई तो उन्हें इस सिमेट्री, उनके लिए सिमेट्री बनाई गई हेलियोपोलिस। ठीक है, यहीं पे प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बार गए थे, ये है वो मेमोरियल। और इस पे लगभग 4000 लिखा हुआ है इस पे लगभग, लेकिन करेक्ट नंबर 3700 कुछ है, 3700 के आसपास है। इंडियन सोल्जर्स हु फॉट इन वर्ल्ड वॉर वन इन इजिप्ट एंड पैलेस्टीन आर कमेमोरेटेड। द हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव सिमेट्री ऑल्सो commemorated 1700 Commonwealth soldiers who died in World War II। इसकी सिर्फ वर्ल्ड वॉर वन में ही अपनी जान नहीं दी, लगभग 1700 लोगों ने वर्ल्ड वॉर टू में भी इनके लिए अपनी जान दी है। अब ये जो हेलियोपोलिस सेमेट्री है, इसको पोर्ट तेवीफ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या है, पोर्ट तेवीफ इज अ पार्ट ऑफ लार्जर हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव सेमेट्री। और ये जो मेमोरियल था वो 1926 में बनाया गया, पहली बार जब ये बना है तब 1926, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन जो हुई थी वो 14 से 18 के बीच में हुई थी, 1914 से 1918 के बीच में, तो 26 में ये बना। इट इज सिचुएटेड एट द एंट्रेंस ऑफ द सुएज कैनाल, जो हमने ऊपर बात की, सुएज कैनाल जहाँ से मेडिटेरेनियन से पानी होते हुए नीचे आता है, कहाँ आता है, रेड सी की तरफ। तो the Port Tawif is also known as Port Suez and the memorial was destroyed in the Israel-Egyptian War of 1967। ये बना पोर्ट सुएज कैनाल पे बना था, और पोर्ट सुएज के नाम से भी पोर्ट तवीफ को जाना जाता है, जो यहाँ पे बना है, जिसके अंदर से एंट्री होगी आपकी सिमेट्री में। और ये बना था 1926 में, लेकिन 1967 में जो इजराइल और अरब कंट्रीज की जो सारी वॉर्स चल रही थी, और इसी के अराउंड जो 6 डे वॉर था, तो उस वक्त इजिप्शियन जब वापस भागने लगे, जब तो उन्होंने भागते हुए इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये फिर से एक बार बनाया गया न्यू मेमोरियल 1980 में। जब पहले ये बना था तब इसमें इंडियंस के नाम वाम नहीं लिखे गए थे, इसमें बस एक 2 लायंस बनाए गए थे, 2 शेर बनाए गए थे जो इंडिया को रिप्रेजेंट करें। लेकिन जब ये फिर से बनाए गए तब इसमें इंडियंस के नाम भी लिखे गए हैं। ठीक है, नाउ व्हाट वाज द रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन वेस्ट एशिया इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहले वर्ल्ड वॉर में इंडियन आर्मी का क्या रोल था वेस्ट एशिया में, ये एक आर्टिकल का एक सब सेक्शन था, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। और ये स्पेसिफिकली आपका क्वेश्चन भी बन सकता है सिर्फ यही कि वर्ल्ड वॉर वन में वेस्ट इंडियन आर्मी का क्या रोल है वेस्ट एशिया में। तो इंडियन ट्रूप्स प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल इन सिक्योरिंग क्या, सुएज कैनाल को सिक्योर करने में और पैलेस्टीन को सिक्योर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये जो बैटल ऑफ हाइफा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो वर्ल्ड हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट में, इसके लिए अभी मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि हम टॉपिक से भटकेंगे, लेकिन बैटल ऑफ हाइफा भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और उसको भी लड़ने में इंडियंस ने काफ़ी उसकी सहायता की। इंडियन सोल्जर्स ऑल्सो प्लेड अ की रोल इन मेसोपोटामिया इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक, तो ये स्पेसिफिकली सिमेट्री और इन पोर्ट्स के बारे में है, और इंडिया इजिप्ट के रिलेशन जो है वो जोग्राफिकली कैसे हैं, कि कहाँ मेडिटेरेनियन सी से आता है और कैसे पोर्ट सुएज कैनाल में। अब हिस्टोरिकली एक बार देख लेते हैं कैसे इंडिया के टाइज रहे और आज के टाइम पे वो कैसे चले आ रहे। जब इंडिया आज़ाद हुआ 75 साल पहले, एक लाइन है जिसपे इंडिया और इजिप्ट चली आ रही है, और थैंकफुली वो अभी तक बिगड़ी नहीं है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाऊं तो पहली बार इंडिया एंड इजिप्ट साइंड अ फ्रेंडशिप ट्रीटी इन 1955, 1955 में साइन की, और 1956 में जवाहरलाल नेहरू ने वो जो सुएज कैनाल वाली चीज़ थी उसमें भी इजिप्ट का सपोर्ट किया था उस वक्त। ठीक है, उस वक्त के सुपर पावर्स ब्रिटेन वगैरह से के खिलाफ जाते हुए लीडिंग, जब ये दो चीज़ें हुई कि एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई 55 में, 56 में सुएज कैनाल वाले मुद्दे पे उनका सपोर्ट किया गया, तो इट लेड टू द नॉन अलाइन मूवमेंट एंड G7 ग्रुपिंग। मतलब उस वक्त नॉन अलाइन, क्योंकि हमें पता है कि कोल्ड वॉर का टाइम था ये 1945 से 1991 का, तो दुनिया जो थी दो धड़ों में बटी हुई थी। लेकिन उस वक्त जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ टीटो और ये ये सारे लोगों ने मिल के नॉन अलाइन मूवमेंट का वो कहा कि हम किसी की तरफ से नहीं है, हमारा कंट्री अभी अभी आज़ाद हुआ है, हम अंडर डेवलपिंग नेशंस है, तो इस वक्त हम अपने ऊपर फोकस करेंगे। और फिर इट इवेंचुअली लेड टू G7 ग्रुपिंग। कोल्ड वॉर एरा की बात करें तो बोथ कंट्रीज शेयर्ड अ कॉमन स्टांस ऑफ नॉट अलाइनिंग विद द यूएस और द सोवियत यूनियन। जैसे मैंने ऊपर बात की कि ना वो सोवियत से मिले ना यूनाइटेड स्टेट्स से मिले। सिमिलर पोजीशंस ऑन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, रिफ्यूजिंग टू क्रिटिसाइज रशियाज एक्शन व्हाइल एडवोकेटिंग फॉर डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशंस। इंडिया ने भी यही किया और इजिप्ट ने भी यही किया कि दोनों लोगों ने बोला कि भैया ये वॉर जो चल रही है तुरंत बंद होनी चाहिए। बट स्पेसिफिकली जिस तरीके से वेस्ट और यूनाइटेड स्टेट्स चाहते हैं कि रशिया को थोड़ा इविल कैटेगरी में दिखाया जाए और डिमोनाइज किया जाए, उस तरीके से ना इंडिया ने किया ना इजिप्ट ने किया, दोनों की स्टैंडिंग सेम थी।
और जब ये सारी चीज़ें शुरू हुई, जब ये पूरी दिक्कतें शुरू हुई, तब हमने अभी लेक्चर में बात की थी एक ग्रीन डील के बारे में, ब्लैक सी ग्रीन डील, कैसे 7 अगस्त को उसको रिन्यू होना है, और अगर वो रिन्यू नहीं हुई तो यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि देन देयर इज़ नो प्लान बी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 50% खाना वहाँ से आता है, पूरे अफ्रीका को खाना वहाँ से जाता है। एशिया के बहुत सारे कंट्रीज़ उन दोनों कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट हैं, तो अगर ये ग्रीन डील रुक जाती है, रशिया ने बोला कि हमें बेवकूफ़ बनाया वेस्ट ने, हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सारा फ़ायदा जो है वो यूक्रेन को हो रहा है और वेस्ट कंट्रीज़ को हो रहा है, क्योंकि ये डील जो हुई थी वो इवेंचुअली इसलिए हुई थी कि जो लोग हैं उनको, जो गरीब कंट्रीज के लोग हैं जो अपने आप को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनको ही खाना जाएगा ग्रीन डील के थ्रू, ब्लैक स्ट्री ग्रीन डील के थ्रू। बट इवेंचुअली यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आई कि 4% ही खाना लोअर इनकम कंट्रीज को जा रहा है, बाकी सारा जो जो फूड जो है वो हाई इनकम कंट्रीज को जा रहा है। तो वहां से सारा इशू है। खैर, तो जब ये ब्लॉकेट वगैरह लग गया था ग्रीन डील के बाद, वो ब्लॉकेट हटा, लेकिन उस वक्त जब ब्लॉकेट लग गया था उस एरिया पे, तो इन सारे कंट्रीज में जहाँ गेहूं वेहूं खुद होता नहीं, वो बाहर से एक्सपोर्टिंग पे डिपेंडेंट है, तो उस वक्त इंडिया ने इजिप्ट की बहुत ज़्यादा मदद की थी। और इसके अलावा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इंडिया की ये 26वीं 28वीं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इजिप्ट के साथ। एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर का मतलब एक, आप अपने बायलेटरल रिलेशंस को एक दूसरे स्टेप पे लेके चले जाते हो, ठीक है। वैसे पहला कंट्री कौन सा था जिसके साथ बायलेटरल रिलेशनशिप हुई? फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस था वो। तो एक तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई, दूसरा जो वेस्ट नॉर्थ वाना करके जो टाइज हैं, वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका, जो वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका की कंट्रीज हैं, इसमें किस तरीके से इजिप्ट और इंडिया पार्टनरशिप करके इसमें अपने प्रेजेंस को बढ़ाएगा, तो उसके बारे में बात की गई है, ठीक। तो इवेंचुअली यही सब बातें, थोड़े फोटो ब्लर हो गई है, बट इवेंचुअली यही बात है कि कैसे वाना में खुद को स्ट्रेंथन करेंगे, कैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से दोनों कंट्रीज आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से हिस्टोरिकली इजिप्ट, चाहे वो कोल्ड वॉर से चला हुआ आ रहा टाइम हो, या चाहे इंडिया ने सुएज कैनाल पे उनका सपोर्ट किया तब से लेके अब तक, चाहे वो यूक्रेन वॉर में दोनों का स्टैंड एक जैसा हो, या ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव जब नहीं हुआ था तब ग्रेनिंग वगैरह में, ये वीट वगैरह में, फूड प्रोक्योरमेंट में मदद की गई। हमने मतलब इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से भी देखा, और जो पोर्ट हाइफा और ये सारी और वॉर्स वगैरह की बात हुई थी, और किस तरीके से वर्ल्ड वॉर 1 में इंडियन सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई, तो उनके लिए एक सिमेट्री बनी, और वहाँ पे पहले एस जयशंकर भी गए थे, अब प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए हैं। तो इन पोर्ट्स से, इस सिमेट्री से अगर आपसे कोई सवाल आता है कि कब पहली बार बना, कब दूसरी बार बना, ठीक, तो आई होप यू विल बी एबल टू आंसर इट। Until then, just like the video, share it with your friends, and subscribe to the channel. And if there's any other topic which you want us to discuss, then please make sure to comment it down. Okay, thank you very much.